और मन में 24 घंटे बड़बड़ चलती रहती है। तो हमारा मन और रोड पे चलने वाला एक पागल इंसान, हम दोनों में डिफरेंस खाली यही है कि हम मन के अंदर बुदबुदाते हैं, वो मन के बाहर सबके सामने बुदबुदाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक बहुत सीरियस क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं दोस्तों। एक हमारे पुराने फ्रेंड हैं, हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, वो किसी और गुरु को फॉलो करते थे कई साल के लिए। उन्होंने आज मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, 60 साल के होंगे वो, और मैसेज किया है कि शायद स्पिरिचुअलिटी पढ़ते पढ़ते, उसको प्रैक्टिस करते करते मैं पागल हो गया हूँ। अभी रिसेंटली वो डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने उनको स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी बताई और वो बेचारे बहुत घबरा गए क्योंकि उनको दर्शन होते थे भगवान के और डॉक्टर इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब वो बेचारे बहुत परेशान हैं कि क्या वो स्किज़ोफ्रेनिक हैं या सचमुच में उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आया था, आ रहा है, क्या करें, दवाई खाएं या खाएं। ये बहुत सीरियस इशू है स्पिरिचुअल लाइफ का और वैसे भी नॉर्मल लाइफ का। मेरे साथ स्किज़ोफ्रेनिया तो कभी नहीं हुआ, मतलब इतनी ग्रॉस साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो कभी नहीं हुई, लेकिन हम सब के साथ कुछ न कुछ बहुत हल्के लेवल पे होता है। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं दोनों चीज़ों को साफ साफ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि आप एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के थ्रू गुजर रहे हैं, सचमुच में इवॉल्व हो रहे हैं, या आप साइकेट्रिक प्रॉब्लम से परेशान हैं। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, या चुपचाप अपनी साधना करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक स्किज़ोफ्रेनिया को ले लेता हूँ। इसमें कोई भी बड़ी बीमारी आ सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, या इस तरह की कोई बीमारी जिसमें कि हम लोगों को आसपास की दुनिया के साथ में कुछ अलग महसूस होता है। मतलब एक आदमी को जब वो इंटरैक्ट करता है लोगों से, चीज़ों से, तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं जो नॉर्मल आदमी को नहीं होती हैं। तो पहले मैं स्किज़ोफ्रेनिया को के सिम्टम्स, डायग्नोसिस, उसके कॉज, रिस्क फैक्टर्स और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा, नॉट एज अ डॉक्टर, क्योंकि मुझे पता है मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूं। अगर आपको इस बीमारी के बारे में डायग्नोसिस या इसका इलाज कराना है तो अपने नज़दीक में कोई साइकेट्रिस्ट हो, क्वालिफाइड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट, उससे मिलना होगा। बट मैं आपको मोटे मोटे में आइडिया दूंगा कि क्या चीज़ होती है, और इसके बाद हम बात करेंगे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में, उसके कॉन्टेक्स्ट और इंटरप्रिटेशन के बारे में, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के फंक्शनल इम्पैक्ट के बारे में कि कैसे वो आपके लाइफ के फंक्शंस को इम्पैक्ट करता है, और लास्ट में डिस्ट्रेस एंड कंट्रोल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए कहा जाता है ये एक क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर है जो इंसान की थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। स्किज़ोफ्रेनिया क्रॉनिक मेंटल प्रॉब्लम है, मतलब बहुत पुरानी मेंटल प्रॉब्लम है। इन 3 चीज़ों को डिस्टर्ब करती है हमारे अंदर में, हमारी थिंकिंग, हमारा बिहेवियर और हमारी फीलिंग। इसमें ढेर सारे सिम्टम्स होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में ख़ास तौर से हमको हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है। हेलुसिनेशंस मतलब कोई ऐसी चीज़ सुनना या देखना जो है नहीं। डिल्यूजन कोई ऐसी चीज़ बिलीव करना जो असल में सच नहीं है। हेलुसिनेशन में और डिल्यूजन में बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है दोस्तों। हेलुसिनेशन में आपको कानों में आवाज़ आती है, आपको चीज़ें दिखती हैं। डिल्यूजन में एक बिलीफ है। जैसे अगर मैं अपने आप को मान लूँ कि मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो ये एक झूठी बिलीफ है। ऐसे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाता है जब आदमी स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी में फंसता है। तो और इसी के साथ साथ चूँकि हमारे सामने कोई है नहीं और जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं अजीबोगरीब तरीके से हमसे बात करता है, तो हमारी भी बातचीत करने की नॉर्मल लोगों से कैपेसिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। इसलिए डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो जाती है। हमारी बातचीत करने का जो तरीका है वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। 2 और चीज़ें होती हैं जब हम स्किज़ोफ्रेनिया यूज़ होते हैं, तो रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अब जब मैं इसको कॉन्ट्रास्ट करूंगा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से, तो आपको दिखाई देगा इनमें बहुत सिमिलैरिटी है। एक आदमी जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसके एक्सप्रेशंस, इमोशनल एक्सप्रेशंस बहुत कम हो जाते हैं और उसको किसी काम को करने का, ऑफिस जाना, लोगों के साथ मिलना,
इस तरह का जो सोशल इंटरेक्शन होता है या उसका मोटिवेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन इसकी डायग्नोसिस आप खुद मत बनाइए। इसके लिए आपको किसी क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। वो आप हिस्ट्री लेगा कायदे से, वो आपको ज़रूरत पड़े तो ब्रेन की इमेजिंग लेगा और कुछ लैब टेस्ट करेगा, उसके बाद कंफर्म करेगा कि आप इसका इलाज कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर का, कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसके पीछे क्या कॉज हो सकता है। साइकेट्री की ज़्यादातर बीमारियां, इनफैक्ट मेडिकल में बहुत कम बीमारियां ऐसी हैं जिसके बारे में हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि ये इसका कॉज है। ये शरीर बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन को हम दोष दे सकते हैं कि इनकी वजह से हो सकता है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स में आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अगर आपके परिवार में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस्ड हो चुका है तो प्रीनेटल एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स और माल न्यूट्रिशन, अगर आप जब माँ के गर्भ में थे उस समय आपको एक्सपोजर हुआ है टॉक्सिन्स का या माल न्यूट्रिशन का, ठीक से खाना नहीं मिला, बहुत गरीबी थी। और थर्ड है साइको सोशल स्ट्रेसर्स, मतलब आपको मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है। बहुत से लोगों के साथ में कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो फैमिली में, या बहुत लंबे समय तक वो किसी बीमारी में फंसे रहे हों। और कहा जाता है कि हमारे ब्रेन में और न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम में कमियां आ जाती हैं, और ख़ास तौर से आजकल नेट पे बहुत फेमस डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर की बात होती है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहला तो आपके पास एक फैमिली हिस्ट्री होना चाहिए। दूसरा, आप जब गर्भ में थे उस समय आपकी मदर या फादर, ख़ास तौर से आपकी मदर ने अल्कोहल लिया हो, स्मोकिंग की एडिक्शन रही हो या किसी और टाइप की एडिक्शन रही हो, बहुत ज़्यादा गरीबी रही हो। अभी रिसेंटली मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ स्लीप के ऊपर, वाई वी स्लीप, तो उससे मुझे पता चला कि अगर नींद डिस्टर्ब्ड है मदर की या बच्चे की बहुत यंग एज में, उसको कायदे से नींद नहीं मिली है, REM स्लीप NREM स्लीप दोनों नहीं मिला है, तो भी ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स डेवलप नहीं हो पाते, उससे भी इस तरह की बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारे फैक्टर्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते। खाली एक ही फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में, वो भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में है, और वो है साइको सोशल स्ट्रेसर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, आपकी पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर, परिवार को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के, तो ऐसा हो सकता है कि आपके ब्रेन को एक पॉइंट तक तो बर्दाश्त कर ले, लेकिन उसके बाद वो गिव अप कर जाए। थर्ड, हम बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में। इसमें कुछ तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं, साइकोथेरेपी दी जाती है, और ढेर सारा सपोर्ट दिया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा, 2 तरीके से इलाज होता है, जैसे कि ज़्यादातर बीमारियों में होता है। एक तो सिम्टम्स को कम किया जाता है, लेकिन जो मेन इलाज होता है वो साइकोथेरेपी और सोशल सपोर्ट से होता है। इसीलिए आपको या आपके घर में किसी को भी कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो बिल्कुल डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन उसको ढेर सारा सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। उसको साइकोथेरेपी चाहिए, उसको मेडिटेशन चाहिए, उसको ढेर सारा ऐसा प्यार चाहिए ताकि वो अपने ऊपर भरोसा कर सके कि वो इसमें से निकल सकता है। अब कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें कि हमें स्किज़ोफ्रेनिया है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, या हम सचमुच के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के थ्रू गुजर रहे हैं? उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन। कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन। अब मान लीजिए मैं बहुत दिनों से साधना कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, और अब मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, या मुझे मेरे अपने गुरु दिखाई दे रहे हैं, वो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ज़्यादातर कल्चरली और कॉन्टेक्चुअली बाउंड होते हैं। आप अगर रोज़ पूजा करते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको देवी माँ या जिस गुरु की आप पूजा करते हैं वो आपको दिखाई दे, सुनाई दे। ये चीज़ कल्चरली एक्सेप्टेड है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं अगर आप उनको बताते हैं तो वो इसके लिए आपको अप्रिशिएट करेंगे। वहीं पर अगर आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, आप किसी से कहते हैं कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, मुझे कोई आदमी खड़ा होकर के कुछ बात कर रहा है, तो वो चीज़ कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं है। मैं अभी बात करूँगा कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटर। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर रहे हैं लेकिन आप स्किज़ोफ्रेनिक हैं, आप साइकेट्रिक पेशेंट हैं। तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपको विजन्स आ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये एक पॉइंट आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए, और वो है फंक्शनल इम्पैक्ट। जब भी हम लोगों को कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, नंबर 1 वो तो बहुत रेयर होता है, नंबर 2 और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, कि वो आपके डेली फंक्शंस को इम्पैक्ट नहीं करता। आपका उठना बैठना, ऑफिस जाना, कमाना,
इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट नहीं करता, कम से कम नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता। आप और पॉजिटिवली एनर्जाइज हो जाते हैं। और वहीं पर जो आदमी स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है वो बेचारा एकदम अपाहिज की तरह हो जाता है। जैसे कोई आदमी का पैर टूट जाए तो चल नहीं पाता, ठीक ऐसे ही किसी आदमी का अगर मन बीमार है तो काम नहीं कर सकता, वो अपनी देखभाल नहीं कर सकता, वो नौकरी नहीं कर सकता। अगर वो माँ है तो अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता। अगर वो बाप है तो कमाकर अपने घर को पाल नहीं सकता। और इसी वजह से उसका रिलेशनशिप अपने ही लोगों के साथ में एकदम डेड हो जाता है। क्योंकि एक रिश्ता बनता है जब हम किसी को देते हैं और उससे हमको कुछ मिलता है। मैं एज अ फादर अपने बच्चे से प्यार करता हूँ, मेरा बच्चा मुझे प्यार करता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो मुझे प्यार कर रहा है, मैं उसको प्यार नहीं दे पा रहा हूँ, तो धीरे धीरे वो रिलेशनशिप सूख जाता है। और यही होता है एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के साथ में। लेकिन ये स्पिरिचुअल आदमी के साथ कभी नहीं होता है। इनफैक्ट वो और पॉजिटिव हो जाता है। क्यों, मैं अभी इसके ऊपर बात करूंगा। लास्टली, डिस्ट्रेस एंड कंट्रोल वो पॉइंट है जो आपको हमेशा हेल्प करेगा किसी से सपोर्ट लेने के लिए। डिस्ट्रेस एंड कंट्रोल, ये जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं वो इन आवाज़ों को सुनते सुनते एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां परेशान हो जाते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से एक फिल्म में दिखाया गया है। मैं चाहूँगा कि आप स्किज़ोफ्रेनिया को समझने के लिए ये फिल्म ज़रूर देखें। इसका नाम है द ब्यूटीफुल माइंड। और ये एक बहुत फेमस जॉन नैश नाम के मैथमेटिशियन थे जिनकी लाइफ पर आधारित है। वो बीमार थे, वो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट थे। तो वो अक्सर ऐसा होता था कि वो परेशान हो जाते थे, उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। और वहीं अगर आप एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के थ्रू गुजर रहे हैं तो इस तरह के अटैक्स आपको नहीं होंगे जहां आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी। जैसे कोई बूढ़ा आदमी हो, वो सोच नहीं पा रहा हो, मेमोरी लॉस हो गई हो, उसने अपना सामान कहाँ रखा। मुझे याद है एक बार मैं दिल्ली में था, कई साल हो गए, ऑलमोस्ट 20 साल के करीब। होली का दिन था और किसी ने मुझे भांग खिला दिया था। मैंने उससे पहले कभी भांग नहीं खाई थी। और मैं एक पार्क में बैठा हुआ था, मुझे आज भी बहुत क्लियरली याद है वो चीज़। मैं वहाँ से घर जा रहा था, तो मैं जैसे ही उठा घर जाने के लिए, मुश्किल से 10 कदम चला होगा, उसके बाद भूल गया मैं क्यों उठा था, भूल ही गया। फिर वहीं बैठ गया। घर पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो गई। उसके बाद फिर मैंने कभी भी भांग का सेवन नहीं किया। मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे ब्रेन के साथ में खिलवाड़ कर दिया मैंने। ये तो बहुत कम एक्सपीरियंस था, रिवर्सिबल था, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के साथ ऐसे ही होता है। उसको बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, वो अपाहिज बच्चे की तरह होता है। लेकिन जो आदमी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के थ्रू गुजर रहा है वो आपको सपोर्ट देता है। जब आप डिस्ट्रेस में होते हैं तो उसके पास जाते हैं। आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन वो आदमी अपने पूरे कंट्रोल में है। और जैसे मैंने आपसे कहा, जॉन नैश ये फेमस मैथमेटिशियन थे जिनको 1994 में इकोनॉमिक साइंस के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। इन्होंने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया स्किज़ोफ्रेनिया के साथ में। इनको हेलुसिनेशंस होते थे, डिल्यूजन्स होते थे। इनकी बायोग्राफी भी है, किताब का भी नाम ब्यूटीफुल माइंड है और उस मूवी का नाम भी ब्यूटीफुल माइंड है। ऐसे ही बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे आपकी परवीन बॉबी जी थी जो 1980s की सुपरहिट फिल्मों में अमिताभ बच्चन जी के साथ में बहुत बार उन्होंने रोल प्ले किया। उनके लास्ट के डेज़ में वो बहुत बीमार थी, साइकेट्रिक सिम्टम्स उनको होते थे। दोस्तों, स्पिरिचुअल रास्ता और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स ये दोनों बहुत कॉमन है एक साथ, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जब भी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास एक एम्बिशन होता है, और जितना स्ट्रॉन्ग हमारा एम्बिशन होता है उतने ही चांसेस ये हैं कि हमको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होंगे। इसलिए जो सबसे जेन्युइन मास्टर्स रहे हैं, टीचर्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा ये जोर दिया है स्पिरिचुअल रास्ते पे हमेशा स्लोली प्रोग्रेस करना चाहिए। फिर भी मन नहीं मानता, मन बेसब्र होता है। मैं अपने बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैंने झेला है इस प्रॉब्लम को। मैंने साइकेट्रिक इश्यूज़ तो नहीं झेले हैं, लेकिन मेरा मन बहुत इंटेंस हो जाता था। शुरुआत के दिनों में जब मैंने ज़ेनोगा नहीं डिस्कवर की थी, उसके पहले मन किसी काम को करने का करता ही नहीं था। MBBS के लास्ट ईयर में मैंने छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, जाकर ध्यान करना। ये एज्यूम कर लिया था कि एक बार मैं स्पिरिचुअली इनलाइटेंड हो जाऊं, जो कि कभी भी हो सकता है, उसके बाद तो बस कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस वजह से मेरे ऑलमोस्ट 4 साल एक तरह से वेस्ट हो गए। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने एक स्कूल खोला था MBBS ग्रेजुएट होने के बावजूद, जो कि मेरी फील्ड का बिल्कुल नहीं है। उसके बाद 2 स्कूल खुले हमारे,
वो दोनों स्कूल्स आज बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, इनफैक्ट एक तो बंद हो गया है। ये सब MBBS होने के बाद यही मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि अगर आप साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में फंस रहे हैं तो आपकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। अब मेरे केस में वो फंक्शनैलिटी सोसाइटी में ठीक से काम कर पाना नहीं कर पाना ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई थी। मैं अपनी देखभाल कर लेता था। मैं अपने छोटे भाई के साथ में दिल्ली में गाज़ियाबाद में रहा करता था, नौकरी भी करता था। एक तरफ मैं स्कूल चला रहा था, दूसरी तरफ मैं एक मेडिकल की जॉब करता था एज ए रेजिडेंट डॉक्टर। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल तक के लिए गाज़ियाबाद में जॉब किया है। उसके बाद एक प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ ऑलमोस्ट 6 महीने जॉब की और फिर मैंने जॉब छोड़ दी अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने के लिए। उस दौरान अपने खर्चों को मीट आउट करने के लिए मैं एक स्कूल में, अपने स्कूल में एज ए टीचर काम किया करता था। स्कूल की कोई कमाई नहीं थी, दोस्त थे, दोस्तों की वजह से मुझे लगता है इमोशनल सपोर्ट मिला और अंदर में एक जज्बा था मिशन का कि हम कुछ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। शायद इसीलिए मैं पागल नहीं हुआ, नहीं तो मुझे लगता है मैं पागल हो जाता। एक आदमी जितना ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पागल होता है उतना ही चांसेस है कि वो खुद पागल हो जाए। फिर मुझे अपनी डिस्कवरी हुई, स्पिरिचुअल डिस्कवरी हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में एक बात करना चाहता हूँ। अगर आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो सबसे पहले होंगे नींद में, सपने में। जी हाँ दोस्तों, एक स्पिरिचुअल आदमी अगर सचमुच में प्रोग्रेस कर रहा है तो सबसे पहले उसको दर्शन, गुरु के, भगवान के या जिस किसी देवी देवता को वो पूज रहा है उसके एक्सपीरियंसेस सपने में होंगे। और दूसरी बात, उसको सपने के एक्सपीरियंसेस भरमाएंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं करेंगे। उसके अंदर में कोई ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग नहीं आएगी, जैसा कि बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है। एक टाइम पर आप बहुत ग्रैंड फील करते हैं, आपको फीलिंग आती है कि भगवान ने मुझे चूज़ किया है, मैं इस दुनिया के उद्धार के लिए आया हूँ। और दूसरे टाइम पर आपको बहुत लो फील होता है। मुझे याद है, हमारे एक फ्रेंड हैं, वो एक बहुत रेप्यूटेड संस्था के साथ में काम करते हैं, स्पिरिचुअल संस्था के साथ। ऑलमोस्ट 60+ हो चुके हैं, 65+ हो चुके हैं। और एक पॉइंट पर वो साइकेट्रिकली डिसऑर्डर्ड हो गए, बीमार हो गए। कुछ पैसे चाहिए थे उनको किसी ट्रिप में जाने के लिए, मैंने उनको दिया था। 15 दिन का ट्रिप था, उनको मैंने कुछ 5-6 हज़ार रुपये दिए थे ताकि वो ट्रिप को सेफली कंप्लीट कर सकें। 1 घंटे बाद वो मेरे पास आए, बोलते हैं पैसे ख़त्म हो गए। मैं पूछा 1 घंटे में सारे 15 दिन के पैसे ख़त्म हो गए? बोलते मैं गया था, अपने दोस्तों को गिफ्ट दे के आ गया। मन हो रहा था कि सबको मैं कुछ खिलाऊं, तो मैं लेकर गया, सबको ट्रीट दे करके आ गया 5,000 रुपये का। ये बात है ऑलमोस्ट 15 साल पहले की। मैंने फिर अपनी वाइफ से कहा इनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हाइपर स्टेट में थे। ये होता है बाइपोलर डिसऑर्डर में। और फिर 2 दिन बाद बहुत लो हो गए, अकेले, उनको हेलुसिनेशंस भी होते थे। तो ये है, आपकी फंक्शनैलिटी लूज़ हो जाती है अगर आप साइकेट्रिकली बीमार हैं तो। लेकिन अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हैं और ईमानदारी से कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो सबसे पहले वो सपने में होगा। नंबर 2, आपको वो सपने समझ में आएंगे। नंबर 3, अगर फिज़िकल वर्ल्ड में जगते हुए भी आपको कोई एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप अपने घर बार के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए और ज़्यादा यूज़फुल होंगे। रामकृष्ण परमहंस भी ऐसे ही एक मास्टर थे जिनको काली माँ के दर्शन होते थे। माँ काली उनसे बात किया करती थी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। आज रामकृष्ण मिशन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, आश्रम्स, ढेरों काम किए। तो नॉर्मल आदमी जितना काम कर पाता है, एक स्पिरिचुअल आदमी उससे कई गुना ज़्यादा काम कर पाता है। और उसका एक वजह है दोस्तों। देखिए, भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि जब भी कोई कर्म करो तो फल की इच्छा मत करो। वो इसलिए भी ऐसा कहते हैं क्योंकि जैसे ही आप फल से मोटिवेटेड हो जाते हो, अगर कुछ अच्छा फल आता है तो आप काम करना चाहते हो, अगर वो मन के लायक रिज़ल्ट नहीं आता है, ख़राब रिज़ल्ट आता है, तो आप रिजेक्टेड हो जाते हो और उसकी वजह से काम छोड़ देते हो। और जब काम छोड़ देते हो तो फिर आगे प्रोग्रेस नहीं होती। और जो भी इंसान एक्सपीरियंस्ड है लाइफ में, जिसने धक्के खाए हैं, ठोकरें खाई हैं, वो जानता है हमारे कर्मों का फल खाली हमारे एफर्ट से नहीं आता। वो ढेर सारे फैक्टर्स हैं, किस्मत है, टाइम है और बहुत से फैक्टर्स हैं। तो एक इंसान को चाहे फिज़िकल वर्ल्ड में कमाने धमाने के लिए, चाहे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, बस कर्म करते रहना पड़ेगा। अब जो आदमी बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है कर्म के फल से, अभी वो पागल नहीं हुआ है, लेकिन वो वल्नरेबल हो गया है। उसकी ग्रोथ
उसका स्टेप्स जो भी वो करेगा वो एक एक कदम आगे या तो एक एक कदम पीछे चलेगा, और ज़्यादा चांसेस तो यही है कि वो आदमी पीछे जाए, क्योंकि हमेशा लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती। और जितना ही फेलियर मिलती है, जितना ही हम पीछे जाते हैं, उतना ही बड़ा धक्का होता है हमारे माइंड के लिए, ब्रेन के लिए। इसलिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस सबसे बड़े स्ट्रेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, या किसी भी टाइप की साइकेट्रिक प्रॉब्लम के लिए। तो जो सबसे इवॉल्व्ड इंसान होगा, जो सबसे सही रास्ते पे चल रहा है, वो अपने 2 लाइफ जीता होगा। जैसे मेरी 2 लाइफ चलती है, इसलिए आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज्ड भी होते हैं कि मैं स्पिरिचुअल वीडियोस बनाता हूँ, इसके साथ साथ बिजनेस की वीडियोस बनाता हूँ। मेरे इंटरेस्ट बहुत वेरीड हैं, वो इसलिए बिकॉज मैं 2 लाइफ जीता हूँ। एक मेरी अंतर यात्रा चलती है जिसमें मैं अपने ईश्वर के साथ कनेक्टेड हूँ, चाहे रात को सोते समय सपने में, चाहे जगते समय अगर वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं तो। लेकिन मैं इसको साफ साफ जानता हूँ कि वो रियल वर्ल्ड से अलग है, इस फिज़िकल वर्ल्ड से अलग है। हाँ, उससे इंस्पिरेशन लेकर के, उससे लर्निंग लेकर के मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होऊंगा रियल और सो कॉल्ड नॉन रियल के बीच में। इनफैक्ट पुराने ज़माने के जितने भी ग्रेट मास्टर्स रहे हैं, शंकराचार्य हैं या कृष्ण हैं, इन सभी ने इस दुनिया को नॉन रियल कहा है और उसी दुनिया को रियल कहा है, ब्रह्म कहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दोनों दुनियाओं की अपनी अपनी रियलिटी है। जैसे हमारे पास शरीर है और बाहर की दुनिया है। शरीर की अंदर की दुनिया भी रियल है, बाहर की दुनिया भी रियल है। अगर आपको किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस हो रहा है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा है, या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मैं साधना कर रहा हूँ और कुछ टाइम में होगा, तो एक रूल बनाइए कि मैं उसके बारे में किसी से नहीं कहूँगा। अगर ये एक रूल आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से नॉलेज तो लोगे, ज्ञान तो लोगे, लेकिन पागलपन नहीं लोगे। दोस्तों, जिस मन को हम यूज़ कर रहे हैं वो देखा जाए तो एक लेवल पे पागल ही है, क्योंकि विचार 24 घंटे चलते हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है उसके बारे में भी सोचते रहते हैं। ऐसे विचार प्रोड्यूस करते हैं जो झूठ होते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं होता, और मन में 24 घंटे बड़बड़ चलती रहती है। तो हमारा मन और रोड पे चलने वाला एक पागल इंसान, हम दोनों में डिफरेंस खाली यही है कि हम मन के अंदर बुदबुदाते हैं, वो मन के बाहर सबके सामने बुदबुदाता है। लेकिन वो पागल है और हम अंदर से पागल हैं। जो इंसान इस बात को समझ जाता है वो अपने पागलपन को कम से कम एक्सप्रेस करने में कंट्रोल करता है, दुनिया को दिखाने में कंट्रोल करता है। जब बुद्ध जैसे लोग कहते हैं अपने शब्दों के ऊपर ध्यान दो, अपने विचारों के ऊपर ध्यान दो और अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दो, तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसा तो ना हो जाए कि कोई पागलपन हो जाए तुमसे, कोई बेवकूफ़ी हो जाए। खाली ध्यान दीजिए इस बात पर, जो भी चीज़ आप अचीव करें लाइफ में, चाहे आप अच्छी नौकरी पाएँ, कोई बड़ा अवार्ड पाएँ, कोई पावर पाएँ, कोई पोजीशन पाएँ, उसको दिमाग में ना घुसने दें। ये जानें कि केवल ईश्वर की कृपा है और किसी भी दिन जा सकती है, बिकॉज़ इस दुनिया में हर चीज़ टेम्पररी है। जो आदमी पागल हो जाता है, चाहे स्पिरिचुअल दुनिया में पागल हो जाता है, जिसको लगने लगता है कि मुझे भगवान का एक्सपीरियंस हो या तो मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा आदमी ये भूल जाता है इवन ईश्वर का एक्सपीरियंस भी टेम्पररी है। जो परमानेंट है उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये चीज़ अपने आप को याद रखवाइएगा। तो फाइनली, अगर आपके रोज़मर्रा की लाइफ में आपके एक्सपीरियंसेस, हेलुसिनेशंस, डिल्यूशंस, ये जो भी आवाज़ें आपको आ रही हैं वो डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आपको जाकर डॉक्टर से मिलना होगा। अगर आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, आपका बिहेवियर ऐसा हो गया है कि बस चुप चुप हैं, अंदर ही अंदर बैठे हैं, किसी से कनेक्ट करने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन आपने एक ऑल्टर्ड स्टेट एक्सपीरियंस कर लिया, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लिया, अपने गुरु से बातें या किसी देवी देवता से आपकी बातचीत हो रही है, उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, किसी से भी इस बात को शेयर मत करिए। अपनी विजडम शेयर करिए, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस शेयर मत करिए, क्योंकि कहीं न कहीं जब हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अपने सर में उसको घुसने दे रहे हैं। हम सामने वाले से ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा महान हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं, अब तो नहीं है फ्रेंड है, अब तो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा अवतार मानते हैं। वो कहते हैं कि भगवान महाअवतार बाबा जी हैं, वो उनके शिष्य हैं, उन्होंने उनको चूज़ किया है इस धरती पर बहुत बड़ा काम करने के लिए।
और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम में से हर इंसान को खुद को ज़मीन पे रखना आना चाहिए। एक समझदार स्पिरिचुअल आदमी अपने सारे एक्टिविटीज़ का श्रेय अपने ईश्वर को देगा। रमण महर्षि कहा करते थे, जो कुछ भी मेरे थ्रू हो पा रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति ने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को शेयर करना ही बंद कर दिया एक पॉइंट के बाद। अगर कोई उनसे पर्सनली बात करता था तो वो अलग गुफ्तगू होती थी, लेकिन पब्लिकली नहीं करते थे। इसलिए कोई भी इंसान, चाहे वो पॉलिटिक्स में ही क्यों ना हो, जब वो ऐसी बातें करना शुरू कर देता है कि मुझे चूज़ किया गया है, किसी खास काम के लिए चूज़ किया गया है, इसका मतलब वो साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस होने की तरफ जा रहा है। या तो पागल हो रहा है या तो बूढ़ा हो रहा है। और हम सब के साथ ये चीज़ होगी। हम सब धीरे धीरे बूढ़े होंगे, लेकिन हम में से कुछ इंसान ऐसे होंगे जो शब्दों के बजाय साइलेंस में रहना सीख लेंगे। और जो आदमी साइलेंस में रहना सीख लेता है वो कभी पागल नहीं होता। इनफैक्ट वही सच मायने में सेन है। और जिस आदमी का माइंड कंप्लीटली साइलेंट रहता है 24 घंटे, वही आदमी धारणा, ध्यान और समाधि तक जा पाता है। ये रास्ता बहुत एडवांस्ड है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए माइंड का एक्टिव होना लेकिन साइलेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारा माइंड इतना साइलेंट होना चाहिए जैसे सोते समय होता है, लेकिन परसेप्टिव होना चाहिए। उसको चीज़ें दिखनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। थॉट्स का गैस नहीं चलता उसमें। इसलिए मुझे लगता है अगर आप इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले थियोरी को समझिए, अपने माइंड को समझिए, योग को समझिए। ज़ेनू का बेसिक कोर्स में हम लोग यही करते हैं, माइंड और योग को समझते हैं। उसके बाद जब आप ज़ेनू का एडवांस में आते हैं तब आप ब्रह्मांड को समझते हैं, इसके और गूढ़ नियमों को समझते हैं। और फिर थर्ड लेवल पे जाकर के आपको भगवद गीता, रमण महर्षि या इस तरह के जो ऋषि मुनि हुए हैं उनकी बात और उनकी प्रैक्टिसेस समझ में आएंगी। अगर मेरा बस चलता तो मैं सभी स्कूल्स में बहुत यंग एज से ही बच्चों को स्पिरिचुअलिटी पढ़ाना शुरू करवा देता। थियरी के साथ साथ उनको प्रैक्टिसेस भी बचपन से ही कराते। कोई बेस नहीं है आज की सोसाइटी का। आज मैं देखता हूँ बच्चे खूब जी जान से तैयारी करते हैं कंपटीशन की। पता है 20 लाख 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, और सीटें कितनी हैं? मुश्किल से कुछ हज़ार। उनको पता है कि सिलेक्शन सबका नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने आप को डिप्रेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत से बच्चे तो इसलिए परेशान हो जाते हैं, इसलिए बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो उस सिस्टम के हिस्से हैं जहाँ पर बाय डिज़ाइन स्ट्रेस है ही। ऐसी कंडीशन में हमारे पास इंडिया में भगवद गीता जैसे गाइड हैं, हम लोग उसको बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? शायद इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि इनको पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। हमें चाहिए योगीज़ जिसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस विज्ञान को प्रैक्टिकली नहीं सीखते हैं, पता नहीं और क्या ऑप्शन है।